तो आइए दोस्तों, जुड़ते हैं। सबका स्वागत है, सबका वेलकम है इकोनॉमी की इस क्लासेस में। तो लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विथ हर्ष। जुड़िए इंडिया के सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए और यूपीसीएससी को क्रैक कीजिए। यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म किसी भी विद्यार्थी की सक्सेस के लिए, विशेष यूपीएससी में या किसी भी कंपटीशन में सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यह प्लेटफॉर्म एक साथ वन स्टॉप सोल्यूशन अवेलेबल कराता है। एक साथ यूं कहिए कि सक्सेस का एक कैप्सूल कोर्स देता है विद्यार्थी को। जैसे डेली लाइव क्लासेस देता है। इस लाइव क्लासेज को ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप अपने टीचर के साथ, एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। और यह विशेषता इस क्लास को जो वर्चुअल क्लास से एक्चुअल क्लास में तब्दील कर देती है। ऐसा लगेगा कि आप अपने टीचर के सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साथ साथ आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं। ये लाइव टेस्ट और क्विज के माध्यम से आप समय समय अपनी पढ़ाई का मूल्यांकन करते हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल है, जो कोर्सेज आपकी पढ़ाई लिखाई के दौरान जो बिखराव की समस्या उसका समाधान करते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस एक सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए तो सभी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव वीडियो तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। इसी को मैं अक्सर कहते रहता हूं कि यह सक्सेस का कैप्सूल कोर्स है। ये चारों चीज़ों किसी भी विद्यार्थी की सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देती हैं, एक पैकेज का रूप दे देती हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, मुझसे जुड़े। मैं लोकेश त्रिपाठी अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपसे जुड़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो मुझसे जुड़े, एक बार तो देखें पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई का लेवल क्या होता है, मायने क्या होते हैं तैयारी की। साथ साथ मुझसे जुड़ने के बाद आप इंडिया के टॉप एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। एक सब्सक्रिप्शन आप जिससे चाहे उससे पढ़ सकते हैं। दो प्रकार के प्रोग्राम है। अगर हम प्रोग्राम की बात करें, थोड़ा सा जीएस के प्रोग्राम की बात करें, तो एक है अनअकैडमी का प्लस प्रोग्राम, एक है आइकॉनिक प्रोग्राम। प्लस प्रोग्राम देखा जाए तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का है। मैं सीधे 24 महीने, 36 महीने की ही बात करता हूं, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई के लिए, किसी भी विद्यार्थी की तैयारी के लिए जो टाइम एक्चुअल में लगता है वो लगता है कम से कम। विद्यार्थी की पढ़ाई में कम से कम सिविल सर्विसेज में 24 से 36 महीने तो लगते हैं। तो 24 महीने के ही प्रोग्राम पर आप फोकस कीजिए। अगर तुलना की जाए तो 1 महीने का जब कोई व्यक्ति प्रोग्राम लेता है तो 9,000 रुपये फीस पर मंथली पड़ती है, लेकिन जो 24 महीने का ले लेता है तो 3,000 रुपये पर मंथली पड़ती है। यानी सीधे कितनी की बचत है? 67% की बचत है। और उसमें भी जब वो स्टूडेंट मेरा रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल करता है तो उसमें भी 10% की छूट, यानी 2700 हो जाती है। अब 2700 पर मंथली पेमेंट के बाद किसी स्टूडेंट को मिलता है लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर और शेड्यूल। ये सारी चीजें उसे प्राप्त होती हैं। दूसरा है आइकॉनिक प्रोग्राम, 12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का। ठीक, यह जो आइकॉनिक प्रोग्राम है, इसमें भी अगर 24 महीने की बात की जाए तो पर मंथली फीस है 4458 रुपये। 24 महीने की पर मंथली फीस कितनी है? 4458 रुपये की। यहां भी जब आप मेरा रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल करते हैं तो यहां भी आपको 10% की छूट मिल जाती है, 4,000 रुपये महीने। यानी 4,000 रुपये महीने का 24 महीने का जब प्रोग्राम लेते हैं तो 4,000 रुपये महीने पर आपको प्राप्त होता है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चरल शेड्यूल, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो बहुत बेहतर ऑफर है। आप प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, जो भी प्रोग्राम लीजिए, 24 महीने का लीजिए, रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल कीजिए और अपनी तैयारी को एक मुकम्मल आयाम दीजिए। वैसे ही जब हम चर्चा करेंगे ऑप्शनल पर, क्योंकि ऑप्शनल की भी तैयारी सिविल सर्विसेज का एक मुकाम होता है, सिर्फ जीएस से तो काम चलेगा नहीं। तो कोई विद्यार्थी कोई भी ऑप्शनल चुनता है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सभी ऑप्शनल की स्ट्रक्चर क्लासेज आपको अवेलेबल मिलेगी। चाहे साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, जूलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, मैनेजमेंट, मैथिली लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, किसी की भी आपको क्लासेज मिलेंगी। यहाँ भी वही मामला है। 12 महीने का फीस 27,500 है, 24 महीने का 40,000 है, 36 महीने का 50,000 है। तो कोशिश कीजिए 12 से 24 महीने के ही बीच का प्लान लीजिए। और यहाँ भी जब रेफरल कोड लोकेश1 इस्तेमाल करेंगे तो 10% की आपको छूट मिलेगी। यह रही पूरी बातें कि ऑप्शनल में क्या प्रोग्राम चल रहा है, जीएस में क्या प्रोग्राम चल रहा है, सारे समझ गए होंगे। अब आइए हम चर्चा करते हैं। आज हमारा टॉपिक है क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़ा बाजार। भारत में कपड़ा बाजार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार कपड़ा बाजार ही देता है।
कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार कपड़ा बाजार ही देता है, तो इस मामले में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है रोजगार के मामले में। साथ साथ भारतीय निर्यात की प्रमुख वस्तु रही है कपड़ा, और कपड़े का इतिहास तो बड़ा शानदार रहा है, आगे चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो कपड़ा सेक्टर है उसमें जो मिल से कपड़े की बुनाई होती है करीब 6%, पावरलूम से जो बुनाई होती है 54.17%, और हैंडलूम से जो बुनाई होती है वह 23% कुल कपड़े में है। यानी इसी को बदलना है, या जो हैंडलूम का प्रतिशत है, हाथ से चलने वाले जो हथकरघे से कपड़ा बुना जाता है, इसको बदल करके हमें पावरलूम की तरफ ले जाना है। इसके लिए सरकार की एक साथी योजना भी चल रही है, अभी आगे जिक्र करेंगे कि किस किस सेक्टर में क्या क्या चल रहा है। तो यहां हमने एक आंकड़े से बताया कि कपड़े के उत्पादन में एक सवाल यूपीएससी में पूछ दिया जाता है, क्रम से सचाइए किसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो याद रखिए पावरलूम से सबसे ज्यादा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हैंडलूम, तीसरे नंबर पर मिल प्रोडक्ट्स। ये बात हो गई। अब हम सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करेंगे। ठीक, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे प्राचीन है। दुनिया को कपड़ा भारत ने ही दिया है। कपास से कपड़ा बनाया जाता है, इसका सबसे पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है, जहां कपड़े के अवशेष पाए गए। ठीक, और एवं जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में कई मूर्तियों को देखोगे तो जो मूर्तियों का अंकन किया गया है उसमें मूर्तियों को कपड़ा पहनाए दिखा गया है। जैसे एक पुजारी की मूर्ति मिली है हड़प्पा से, उसमें जो पत्थर की मूर्ति बनाई गई है, तो पत्थर की मूर्ति को उकोरा गया है तो ऊपर से दिखाया गया है कि वह एक साल लपेटे हुए है। यानी अगर मूर्ति पर अंकन किया जा रहा है कि मूर्ति साल लपेटे है, तो इसका मतलब उस दौर के लोग कपड़ा पहनते थे, साल लपेटते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। ऐसे मूर्तियां मिली हैं, ऐसे खिलौने मिले हैं जहां मिट्टी के खिलौनों को धोती पहनाया गया है। महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिसमें लहंगा चुनरी जिसे आज हम पहनते हैं उसका अंकन किया गया। साड़ी का अंकन नहीं है। साड़ी भारत में आती है मौर्यों के बाद। साड़ी के पहले लहंगा चुनरी ही रहती है, महिलाओं का कपड़ा और पुरुषों की धोती। यानी दुनिया में सबसे पहला जो कपड़ा पहनने का साक्ष्य है वो भारत से मिला है, और भारत ने दुनिया को सूती कपड़ा दिया है। और इवन सूती कपड़े की भारत की डिमांड पूरी दुनिया में इतनी रही है कि अगर सभ्यताओं का विकास देखा जाए तो 3/4 जो हिस्सा है, पूरा का पूरा प्राचीन काल, पूरा का पूरा मध्यकाल भारतीय कपड़ा पूरी दुनिया पर छाया रहा है। जब आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो अंग्रेज यहां क्यों आए थे? कपड़े का व्यापार करने। पूरी दुनिया में भारतीय कपड़े की डिमांड थी। भारतीय मलमल के कपड़े पहनना यूरोप में विलासिता का प्रतीक माना जाता था, और जब यूरोप में कपड़ा इंडस्ट्री आगे बढ़ने लगी तो एक समय ऐसा आया कि यूरोप के बने कपड़े को कोई पूछता नहीं था। तो यूरोप में कई बिल, ब्रिटेन की संसद ने अपने यहाँ बिल पास किया कि जो लोग भारतीय कपड़े का इस्तेमाल करेंगे उनको हम जेल भेज देंगे। फिर भी भारतीय कपड़े की तस्करी होती थी, स्मगलिंग होती थी, लोग चोरी छुपे मंगाते थे, इतनी डिमांड थी दुनिया को कपड़ा। इसलिए जब आप आगे मैं बताऊंगा कि हमारा जो वस्त्र उद्योग सिर्फ रोजगार का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हमारी संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आज की चर्चा हम सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग पर करेंगे, एक एक उद्योग पर करेंगे। इसके आर्थिक मायने भी समझेंगे, इसके सांस्कृतिक मायने भी समझेंगे, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है इसके लिए वो भी बात करेंगे। तो सीधी सीधी बात करते हैं। स्क्रीन पर आप दिख रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है कपड़ा उद्योग। ठीक, अगर इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए, मिल के रूप में देखा जाए, तो मॉडर्न इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति 1818 से हुई, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल, याद रखना मैं मिल की शब्द कर रहा हूं उद्योग के स्तर पर, पहली सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के फोर्ट ग्लस्टर से शुरू हुई। इसके पहले जो भी भारत में कपड़ा था वो हाथ द्वारा बुना जाता था। फैक्ट्री के स्तर पर उत्पादन इसका 1818 में पहली बार हुआ, फोर्ट ग्लस्टर में शुरू किया गया। लेकिन कहा जाता है कि एक प्रयास था, बहुत सफल नहीं हो पाया, इसलिए भारत की पहली जो आधुनिक सूती कपड़ा मिल लगी वह 1854 में जाकर के बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी द्वारा कुछ पारसी उद्यमियों द्वारा शुरू की गई, और 1854 की बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को ही भारत की पहली सूती कपड़े की आधुनिक फैक्ट्री कहते हैं, मॉडर्न काल में बड़ा आधुनिक उद्योग कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब यदि भारत में सूती उद्योग को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 4 क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। ये 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत के पश्चिम में भी कपड़े के कुछ काम मिलेंगे आपको, सूरत, गुजरात, राजस्थान का तट, वहां एक अलग प्रकार का कल्चर है। दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण भारत में आपको कपड़ा उद्योग मिलेगा, तमिलनाडु, चेन्नई, उरई,
इत्यादि, वहाँ अलग कल्चर है। उत्तरी क्षेत्र में कपड़े का अलग कल्चर है, पूर्वी क्षेत्र में कपड़े का अलग कल्चर है। तो कपड़े की सांस्कृतिक बनावट के आकार कर, कपड़े के यूं कहिए कि आज के फैशन के आधार पर भारत में जो कपड़ा उद्योग है वह 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन रहा कपड़ा उद्योग का। अब एक एक को थोड़ा सा हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे जूट उद्योग, ठीक, जिससे चीनी की बोरियां बनाई जाती हैं, जूट उद्योग आप लोग देखते ही होंगे। अगर अब संवाद तो हो नहीं पाता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, बस 4-5 दिन लोग बता रहे हैं कि और ये रिकॉर्डेड वीडियो चलेगा, उसके बाद मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा। अभी कुछ यूट्यूब में तकनीकी समस्या चल रही है, इसके लिए आप तक हम लाइव नहीं पहुंच पा रहे हैं। सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, अब क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी लाइव आएंगे। ठीक, तो अगर जूट उद्योग की बात की जाए तो कच्चे जूट और जूट से बने सामानों के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन जब जूट की निर्यात की बात आती है तो बांग्लादेश जूट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत में क्या होता है कि उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन भारत की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो भारत जूट का निर्यात नहीं कर पाता है। जूट निर्यात के मामले में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा, उत्पादन में भारत, एक्सपोर्ट में बांग्लादेश। भारत में अगर देखा जाए तो 70 जूट मिले हैं, इनमें से ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, जो मुख्यतः हुगली नदी के किनारे स्थित है। जो जूट उद्योग है एक पतली बेल्ट में स्थित है, एक हुगली नदी के किनारे का पतला बेल्ट है जो 98 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एरिया का है। उस एरिया के केवल आप जाओगे तो वहां जूट इंडस्ट्री मिलेगी। दरअसल उसका कारण है कि जूट इंडस्ट्री के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, जो पर्यावरण चाहिए, वो औसत पर्यावरण जहां जूट उत्पादन हो, जूट की बुनाई हो, धागे टूटे ना हो, वह हुगली नदी के किनारे ही मिलता है। ठीक, अब हुगली घाटी का एक क्लस्टर डेवलपमेंट हो चुका है और हुगली घाटी में पूरा का पूरा जूट उद्योग की एक क्लस्टर बन गया। एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा था क्यों बन गया, तो दरअसल है क्या कि हुगली घाटी के किनारे जो क्लस्टर डेवलपमेंट हुआ वह इसलिए बना कि जूट उत्पादक क्षेत्रों से निकटता है। प्राकृतिक रूप से जूट का जो सब सर्वाधिक उत्पादन होता है वह भारत के पश्चिम बंगाल और जो आज का बांग्लादेश है, दरअसल जो आज का बांग्लादेश है उसमें वो जूट उद्योग उत्पादन की सर्वाधिक बेहतर परिस्थितियां हैं। क्योंकि पहले भारत में था तो सारा का सारा भारत का हिस्सा माना जाता था। समझ में आ गई बात। तो जो हुगली नदी है इसका क्या है कि यहाँ कंपनियां, फैक्ट्रियां जूट इंडस्ट्री की इसलिए लग पाई कि इनके जूट उत्पादक क्षेत्रों से बड़ी निकटता है। सस्ता जल यातायात है, नाव से लाद लाद करके जूट आ जाता है। रेल और सड़क का अच्छा जाल वहां अंग्रेज ही बनाए गए थे। और जूट के परिष्करण के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो जूट के परिष्करण के लिए बहुत ज्यादा पानी वहां उपलब्ध है। ठीक, एवं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से जो सस्ते मजदूर मिलती हैं, यह जूट उद्योग को बड़ा अनिवार्य बना देते हैं कि वो वहीं रहे। ठीक, सीधे सीधे अगर बात की जाए तो 2.6 लाख श्रमिकों को, जूट श्रमिकों को रोजगार देता है। उसके अलावा यह जूट उद्योग 40 लाख छोटे और सीमांत किसानों का भरण पोषण भी करता है, क्योंकि यह किसान ही जूट और मेष्टा की खेती करते हैं। यानी अगर हम देखेंगे कि जूट उद्योग या कपड़ा उद्योग की 2 विशेषताएं हैं। एक तरफ यह फैक्ट्रियों में रोजगार दे रहा है, किसको, श्रमिकों को, तो दूसरे तरफ यह किसानों को रोजगार दे रहा है, कहां, उनके खेतों में, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग है। अब थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ जूट उद्योग के सामने चुनौतियां आ गई। ठीक है क्या कि जूट से मेनली बनता है, देखो बोरे बनते हैं, जो बोरिया, चीनी की बोरिया आप लोग देखते होंगे वही बनते हैं। कुछ टाट पट्टी भी बनाई जाती है, बोरिया बनाई जाती है, लेकिन है क्या, इस जूट उद्योग को सिंथेटिक फाइबर से बड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। आप लोग देखते होंगे कि बोरिया आती हैं, फर्टिलाइजर, खाद इत्यादि जिसमें आता है, वो किसकी बनी होती हैं, फाइबर की बनी होती हैं। वह इससे मजबूत भी होती हैं, सस्ती भी पड़ती हैं। तो जूट खड़ा है किस पर, बोरियों के निर्माण पर। लेकिन जब से सिंथेटिक फाइबर की बोरियां आ गई, सस्ती होती हैं, हल्की होती हैं, एक जगह से दूसरे जगह उनको ले जाना आसान हो जाता है। तो इसलिए जूट उद्योग को कहा जा रहा है कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से बड़ी कंपटीशन मिल रहा है, बड़ी करियर प्रतिस्पर्धा मिल रही है। ठीक, भारत के जूट, एक तो ये होगा, यानी जूट उद्योग के सामने चुनौती नंबर 1 क्या है, सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई बोरियां सस्ती भी हैं, ढुलाई उनकी आसान है, इसलिए ढेर सारे लोग अब उसी को खरीद रहे हैं, जूट की बोरियों की कम खरीदारी कर रहे हैं। पहली चुनौती तो ये है। दूसरी चुनौती ये है कि भारत के जूट उद्योग को बांग्लादेश के जूट उद्योग से, ब्राजील के जूट उद्योग से, फिलीपींस के जूट उद्योग से, मिस्र और थाईलैंड के जूट उद्योग से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। और बांग्लादेश तो यूं कहिए कि भारतीय जूट उद्योग को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जो जूट उद्योग में सबसे बेहतर काम किया है वो बांग्लादेश ने किया है, और बांग्लादेश ने तो भारतीय जूट उद्योग को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
पहले केवल प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश से ही थी, लेकिन जब से ये ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड नए खिलाड़ी आ गए हैं, तब से मार्केट की चुनौतियां बढ़ गई है। यानी एक तरफ बांग्लादेश से भारतीय जूट उद्योग पीछे हुआ, दूसरी तरफ ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड नई तकनीकी लेकर के बेहतर बोरियां बना रहे हैं, तीसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर से चुनौती मिल रही है। इन्हीं चुनौतियों के बीच भारत का जूट उद्योग लगातार पिछड़ रहा है। इसलिए सरकार ने एक पहल की और पहल ये की है कि जूट को अधिक उत्पादन देने के लिए, अधिक प्रेशर देने के लिए सरकार ने नीति बना दी है कि भारत में जो चीनी बनती है, चीनी की जो भी बोरियां होंगी वह जूट की बनी बोरियों का ही इस्तेमाल किया जाएगा, सिंथेटिक फाइबर की बनी बोरियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जूट फाइबर का डिमांड मार्केट में पैदा किया जाए और जूट इंडस्ट्री को एक सहारा मिल सके, सपोर्ट मिल सके। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? यहां तक कोई समस्या? यानी अनिवार्य कर दिया है सारी चीनी मिलों के लिए कि जितनी भी बोरियों का इस्तेमाल करोगे वो किससे बनी होंगी? जूट से बनी होंगी। इसके साथ साथ अब जब से पैकेजिंग अनिवार्य किया गया है, तब से जूट की मांग में वृद्धि हो गई है। चीनी उद्योग भारत का बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत ज्यादा बोरियों की डिमांड हुई, जिससे एक सहारा मिला है। साथ साथ भारत ने जब बांग्लादेश से पिछड़ने लगा तो भारत ने 2005 से ही जूट पर कुछ काम करना शुरू किया और जूट की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और जूट किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2005 में भारत सरकार ने शुरू किया था नेशनल जूट पॉलिसी। नेशनल जूट पॉलिसी, राष्ट्रीय जूट नीति बनाई गई थी। ठीक, और इसमें तय किया गया था कि हम क्या क्या काम करेंगे जिससे हमारे जूट की क्वालिटी बढ़े, जूट की उत्पादकता बढ़े। एक चीज और देखा गया है, जूट का भविष्य बेहतर दिख रहा है, क्योंकि आजकल के दिन जब से हमारा वेस्ट मैनेजमेंट पे दुनिया आगे बढ़ रही है, पहले दुनिया एक चीज पर नहीं सोचती थी कि वेस्ट का क्या होगा, लेकिन अब दुनिया की पॉलिसी का एक हिस्सा बन गया है वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन। तो जब मान लो इंडस्ट्रियों में फाइबर की बोरियों का इस्तेमाल होता है, सिंथेटिक फाइबर की बोरियों का, तो सिंथेटिक फाइबर की बोरियां बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, वे अपघटित नहीं होती हैं, इसलिए वह ढेर सारा प्रदूषण फैलाती हैं, कूड़ा बनाती हैं। लेकिन जूट की बोरियां क्या होती हैं? बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मिट्टी में डाल दोगे तो सड़ जाएंगी और उल्टे मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देंगी। तो चूंकि यह बायोडिग्रेडेबल है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक्स्ट्रा खर्च कंपनियों को नहीं करना पड़ता है। और जब से सरकार ने अनिवार्य लगा दिया है कि यदि भाई कोई भी कंपनी सिंथेटिक फाइबर की बोरियों का इस्तेमाल करेगी तो सिंथेटिक फाइबर का जो कचरा निकलता है उस सिंथेटिक फाइबर को प्रोसेस करने की भी जिम्मेदारी उसी की होगी, कहीं फेंक नहीं सकते हैं। तब तक चीनी के अलावा जो अन्य उद्योग हैं वो भी लोग जूट की ओर झुके हैं, क्योंकि जूट के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट अलग से नहीं लगाना पड़ता है। ठीक, और इसी कारण पूरी दुनिया में तेजी से जूट की भी डिमांड बढ़ी है। अमेरिका बहुत ज्यादा जूट मांग रहा है, कनाडा, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जहां जूट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो हमने समझा कि जूट उद्योग क्या है, हुगली में ही जूट उद्योग क्यों लगा, साथ साथ जूट प्रोडक्शन में भारत की क्या स्थिति है, प्रतिस्पर्धा किन किन देशों से मिल रही है, ये हमने पढ़ा। ठीक, एक्सपोर्ट में वेस्ट बंगाल से प्रतिस्पर्धा मिल रही है। साथ साथ जूट को आगे बढ़ाने के लिए जूट उद्योग की चुनौतियों पर हमने चर्चा की। हमने बताया कि ये जूट उद्योग की चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई थी और इसी के आधार पर आगे बढ़ रही है सरकार। हाल में सरकार ने चीनी मिलों में चीनी की बोरियों की पैकिंग के लिए जूट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है एवं जूट का भविष्य दिख रहा है, क्योंकि यह पर्यावरण हितैषी है, बायोडिग्रेडेबल है और पूरी दुनिया वेस्ट मैनेजमेंट की ओर जा रही है। ऐसे ही सामानों की पूरी दुनिया में ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, जिन सामानों का के लिए अलग से वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट न लगाने पड़े। तो जूट समझ गए भाई लोग? आप लोग, किसी को जूट इंडस्ट्री में कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, समझ गए? अब आइए, दूसरा एक वस्त्र है जो आज के बाजार का, वो है तकनीकी वस्त्र। ठीक, तकनीकी वस्त्र थोड़ा सा समझना होगा, इसी स्क्रीन के पीछे चल के समझना होगा। देखो, कपड़ा क्यों पहना जाता है? एक तो पहना जाता है शरीर ढकने के लिए, ठीक, और दूसरा पहना जाता है सुंदर दिखने के लिए, फैशन के लिए। जो गरीब लोग होते हैं वो शरीर ढकने के लिए ही कपड़ा पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अमीर होते जाता है वैसे वैसे कपड़े की जरूरत शरीर ढकने के अलावा फैशन के लिए होती जाती है।
लेकिन कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो ना तो शरीर ढकने के लिए पहने जाते हैं और ना तो फैशन के लिए पहने जाते हैं। दरअसल ये वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं कि ये आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे तकनीकी वस्त्र में अभी कोरोना का काल कर रहा है। आप डॉक्टर को जो कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं वो लोग पीपीई किट पहनते हैं, तो पीपीई किट क्या है? वह तकनीकी वस्त्र है। अब चूंकि कोरोना आया है तो बहुत लोकप्रिय हो गया है। इसके पहले भी वही पहना जाता था। डॉक्टर लोग जब सर्जरी करने जाते थे या ऑपरेशन करने जाते थे या ऐसे रोगी के संपर्क में जाते थे जो संचार रोगों का शिकार है, संचारी रोगों का शिकार है, तो इस संचारी रोगों के शिकार के रोगियों के, ठीक, इन संचारी रोगों के शिकार रोगियों के डॉक्टर हमेशा इसी पीपी किट को पहन करके जाते थे। क्योंकि कोरोना में इस पीपी किट की बहुत डिमांड हो गई है। तो पीपी किट क्या है? वह एक प्रकार का तकनीकी वस्त्र है। तो हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस में ढेर सारे तकनीकी वस्त्रों की जरूरत होती है। वहीं जो रिफाइनरीज होती हैं, कई उद्योग जैसे जो रिफाइनरी होती हैं, उन रिफाइनरियों में ढेर सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है। वह केमिकल से निकलने वाली गैसें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, सांस लेने में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो रिफाइनरियों में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से कपड़े डिजाइन किए जाते हैं, वो भी तकनीकी वस्त्र होते हैं। जो एटॉमिक रिएक्टर होता है उनमें काम करने के लिए अलग से वस्त्र डिजाइन किए जाते हैं। जो वैक्सीनेशन प्लांट होते हैं जहां वैक्सीन पर रिसर्च किया जाता है, जैसे मान लो सीरम इंस्टीट्यूट की बात चल रही है, इंडिया बायोटेक की बात चल रही है जो कोरोना के वैक्सीन बना रहे हैं, तो इन वैक्सीनेशन सेंटर में भी काम करने वाले लोगों के लिए अलग से वस्त्र डिजाइन किए जाते हैं। जो खनन में लोग काम करते हैं उनके लिए अलग से कपड़े डिजाइन किए जाते हैं। जो आग बुझाने वाले, जो अग्निशमन विभाग में आग बुझाने वाले विभाग में काम करते हैं उनके लिए अलग से वस्त्र डिजाइन किए जाते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में अलग से वस्त्र डिजाइन किए जा सकते हैं। यानी जो आधुनिक उद्योग, कई उद्योग ऐसे हैं जिनको अलग से वस्त्र चाहिए, कपड़े चाहिए, जो न तो शरीर ढकने के लिए बनाए जाते हैं, न तो फैशन के लिए, वह सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। इन्हीं को तकनीकी वस्त्र कहा गया। समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखो भारत की स्थिति देखो तो भारत में तकनीकी वस्त्रों की बहुत बड़ी डिमांड है और भारत उसकी पूरी ही नहीं कर पा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, कोविड-19 के पहले भारत सिंगल पीपीई किट नहीं बनाता था। जो डॉक्टर लोग पहनते हैं ना, भारत नहीं बनाता था, सब चीन से आता था। अब सोच लो कितना बड़ा मेडिकल मार्केट है, कितने हॉस्पिटल है, कितने लोग बीमार पड़ते हैं, कितने लोग सर्जरी करते हैं, लेकिन सबका कपड़ा कहां से आ रहा है? वो किट कहां से आ रही है? चीन से आ रही है। लेकिन अभी कोरोना के समय जब भारत चीन में तनाव हुआ और जब आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया तो भारत की कई कंपनियों से भारत सरकार ने मदद लिया और आज भारत अपने ही देश की जरूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहा है, बल्कि अपनी जरूरतों से 2 लाख पीपीई किट रोज एक्स्ट्रा उत्पादन कर रहा है। और भारत ने 64 देशों को इस कोविड-19 संकट के दौरान भारत ने 64 देशों को पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं मदद के रूप में। 64 देशों को पीपीई किट उपलब्ध कराए हैं, जिसमें आसियान के 10 देश हैं, बांग्लादेश को दिया है, श्रीलंका को दिया है, अफगानिस्तान को दिया है, सऊदी अरब को दिया है, संयुक्त अरब अमीरात को दिया है, तो मिडल ईस्ट के तमाम देशों को तकनीकी वस्त्र दिया है। ठीक। तो चूंकि डिमांड ज्यादा है, सिर्फ पूरा का पूरा आयात पर निर्भर था, इसीलिए वित्त मंत्री ने 2020-21 में कहा कि क्यों न हम तकनीकी वस्त्र चलाएं। ठीक। और इसीलिए 20-21 का जो बजट भाषण निर्मला सीतारमण दे रही थी, तो इसी बजट भाषण में उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की जिसे कहा गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। इसी साल शुरुआत की गई है। अब तक सवाल नहीं आया है, बहुत जल्दी आपके एग्जाम में आ रहा है। पूरा नाम इसका रखा गया नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। तो 2020-21 के बजट से मंजूरी दी गई है। ठीक। 4 साल के लिए चलाया जा रहा है। इस मिशन को 4 साल के लिए लाया गया है। 2020-21 से लाया गया है और 2023 और 24 तक इसको क्रियान्वित करना है। इस मिशन का उद्देश्य है कि तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना, अर्थात हम तकनीकी वस्त्रों की अपनी जरूरत को तो हम पूरा ही कर पाए, जो तकनीकी वस्त्रों की हमारे देश की जरूरत है उसको तो हम पूरा कर पाए, साथ साथ हम पूरी दुनिया को तकनीकी वस्त्र भी सप्लाई करें। यह भी इसका लक्ष्य रखा गया है इस राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का। तो यहां तक समझ में आ गया भाई लोग आपको? अब भले ही रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन आपसे मुझे संवाद करने की, बातचीत करने की आदत है, तो बार बार मुंह से निकल ही जाता है कि समझ गया आप लोगों को, समझ गया आप लोगों को। तो चलो 2-4 दिन की बात है, सुनते रहो। अब अगर इस मिशन की बात की जाए तो इसके 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है अनुसंधान, नवाचार और विकास।
यानी 4 सेक्टर में काम करना है तकनीकी वस्त्र मिशन में। तो सरकार कह रही है हमारे काम का जो पहला सेक्टर होगा वो होगा रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। भाई रिसर्च करना पड़ेगा ना, तो एक हिस्से में पैसा खर्च किया जाएगा उन लोगों पर जो तकनीकी वस्त्रों की तकनीकी पर, टेक्नोलॉजी पर कैसे बनाया जाए, कैसे लाया जाए, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। दूसरा, संवर्धन और विपणन विकास पर, मतलब जब रिसर्च हो जाएगा तो कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, इस पर दूसरा सेक्शन है इस मिशन का। तीसरा है प्रोडक्शन करने के बाद इसका एक्सपोर्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो एक्सपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। और चौथा, चूंकि व्यापार भी इसका बढ़ाना है, बाहर निर्यात भी करना है, रिसर्च भी करना है, और ये साधारण कपड़े हैं नहीं कि सूती चरखा काट करके बुन लेंगे, तो ऐसे श्रमिकों की जरूरत होगी जो विशेष करके मशीनों को चलाने के लिए स्किल्ड हों। तो चौथा काम किया जा रहा है कि भारत के विभिन्न कपड़ा क्लस्टरों में, विभिन्न हबों में तकनीकी वस्त्र मिशन से जुड़ी शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मजदूरों में स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। इतनी बातें, कुछ बातें रही राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन पर, तकनीकी वस्त्रों पर। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए। अब थोड़ी सी एक बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा मिशन है तो यहां से सवाल प्री मेंस दोनों में आएगा। तो प्री के जो फैक्ट है वो जान लिए, जो पिछली स्लाइड पर बताया वही प्री का फैक्ट है। अब कुछ मेंस में जब सवाल आएगा कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, तो थोड़ा सा इसके आसपास घूमना होगा, थोड़ा सा और देखना होगा। ठीक, और अगर देखा जाए तो देखो, भारत में अगर भारतीय बाजार की कहा जाए तो तकनीकी वस्त्रों का भारत का जो बाजार है वो 16 अरब डॉलर का है। यानी भारत को 16 अरब डॉलर के तकनीकी वस्त्रों की जरूरत है। वहीं जो पूरी दुनिया का तकनीकी वस्त्रों का बाजार है 250 अरब डॉलर का है। यानी वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 6% है, जबकि ठीक 6%, जबकि चीन इत्यादि का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। और वहीं अगर देखा जाए तो देश के लोगों तक जो तकनीकी वस्त्रों की पहुंच है, सिर्फ 5 से 10% ही लोगों तक तकनीकी वस्त्रों की पहुंच है। यानी चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, रिफाइनरी हो, मेडिकल साइंस हो, सिर्फ 5 से 10% ही लोग तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि विकसित देशों में देखा जाए तो 30 से 70% के आसपास लोग तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। यानी दो काम करना होगा। अगर इस वस्त्र मिशन को हम सफल कर लेते हैं तो जो तकनीकी वस्त्रों तक हमारे लोगों की पहुंच सिर्फ 5 से 10% है, इसको हम आगे बढ़ा लेंगे, उनके जीवन को सुरक्षित करेंगे, एवं उनको जीवन को सुरक्षित करने के साथ साथ अपना आंतरिक बाजार बहुत बढ़ जाएगा। एवं जो 250 अरब डॉलर का व्यापार है, जो 6% की हिस्सेदारी है, इसमें हम और हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। तो दूसरी बात समझ में आ गई। ठीक, और तीसरी बात इस मिशन को लाने की, तो इस मिशन को क्यों लाया गया, इस मिशन की क्या आवश्यकता है, दो बातें समझ गए। तीसरी बात यह है कि इस मिशन की आवश्यकता का तीसरा कारण यह है कि इस मिशन की जितनी जरूरत है, तकनीकी वस्त्रों की जितनी डिमांड है, ठीक, हमारे तकनीकी वस्त्र उतनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उतने डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए देश में तकनीकी वस्त्रों से संबंधित शिक्षा का विकास किया जा रहा है, कौशल का विकास किया जा रहा है, मानव संसाधन तकनीकी का विकास किया जा रहा है। तो 3 सेक्टर में काम किया जा रहा है। पहले सेक्टर में देश के अंदर के बाजार को ही सप्लाई करने की जरूरतें पूरी करने की कोशिश की जा रही है कि हम कम से कम अपने घरेलू बाजार की जरूरत तो पूरी करें, बाहर से निर्यात आयात न करना पड़े। दूसरा, निर्यात की भी कोशिश की जा रही है। तीसरा, अपने लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, स्किल्ड भी किया जा रहा है, ताकि जब नई नई इंडस्ट्रियां लगेंगी, बाहर से भी निवेशक आएंगे तकनीकी वस्त्रों में निवेश करने के लिए, तो उन्हें हम सस्ता श्रम उपलब्ध करा पाए, प्रशिक्षित श्रम उपलब्ध करा पाए। क्लियर हो गई बात। जैसे मान लो तकनीकी वस्त्रों में जो यूरोप की कंपनियां चीन जाती है, चीन इसलिए जाती है कि चीन ने अपने ढेर सारे लोगों को तकनीकी वस्त्रों के मामले में भी स्किल्ड कर दिया है। अब भारत आने से वो लोग घबराते हैं, क्योंकि कंपनी लगा देंगे तो लेबर कहां से बुलाना पड़ेगा, चीन से। तो जब लेबर चीन से बुलाना पड़ेगा तो लागत बढ़ जाएगी। अर्थात ये मिशन कह रहा है कि अगर हम लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित कर देंगे, तकनीकी वस्त्रों के मामले में लोगों में कौशल का विकास कर देंगे, तो लोगों की अपनी जरूरत तो पूरी ही होगी। समझना मेरी बात, हमारे देश की जरूरत तो पूरी होगी, निवेशक भी आएगा, निवेशक को आकर्षित करने का भी एक तरीका है। क्लियर हो गया ना। इसीलिए हमें एक तकनीकी वस्त्र मिशन की आवश्यकता थी। क्लियर हो गई बातें। किसी को एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या? भाई लोग सुन रहे हो ना, कहानी समझ में आ रही है ना बात? तो चलो, अब
कहते किसे हैं तकनीकी वस्त्र, जिसे हमने वही समझाया था। तो सिंपल सी बात है, ऐसे वस्त्र जिनका निर्माण सौंदर्य विशेषताओं के स्थान पर तकनीकी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। शुरू में ही हमने समझाया था। इन तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि में होता है, वैज्ञानिक शोध में होता है, चिकित्सा में होता है, सैन्य क्षेत्र में होता है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है? तकनीकी वस्त्र है। उद्योग में होता है, खेल कूद के क्षेत्रों में व्यापक उपयोग किया जाता है। क्रिकेट खेलते हो तो आप लोग पैड बांधते हो ना, वो क्या है? तकनीकी वस्त्र है। ठीक, इन तकनीकी वस्त्रों से उत्पादन से कई जगह देखा गया है, कृषि में, मछली पालन में, बागवानी में उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है। सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा के लिए इन तकनीकी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। ठीक, इवन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी कई जगह मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए पहाड़ों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश में अपरदन होता है तो सड़क बना दी जाती है और दोनों तरफ से ऐसे वस्त्रों को डिजाइन करके उनसे बांध दिया जाता है, जाली बना करके, जिससे बारिश में अपरदन नहीं होता, सड़कें बनी रहती हैं। कई जगह रेल में उपयोग किया जाता है, पोर्ट पर तकनीकी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज़ों के पर्दे इत्यादि बनाने में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, बेल्ट बनाने में बहुत उपयोग किया जाता है। इसलिए इनकी संभावनाएं बाजार बहुत बड़ा है। अब एक हम रिपोर्ट की बात करें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक विशेषज्ञ समिति बनाई। दरअसल क्यों बनाई, तो थोड़ी सी हम पीछे की बात करेंगे। देखो, पहला सच ये है कि दुनिया, भारत कपड़े की जननी है। पहली बात ये समझना, बात दुनिया को कपड़ा भारत ने दिया है और दुनिया के विश्व व्यापार में जब तक भारत कपड़े के व्यापार में सिरमौर बना रहा तब तक भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा रही। आप देखोगे प्राचीन काल में, मध्यकाल में जब अंग्रेज यहां आए तो इस कपड़े मार्केट की संरचना को बदला और भारत दुनिया को कपड़ा देने वाले देश को उन्होंने अपने बने बनाए कपड़ों की मंडी में तब्दील कर दिया। इसके लिए उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई, रेलवे का विकास किया, पोर्ट का विकास किया, भारत में से यहाँ से कपास उत्पादन करवाया और कपास उत्पादन करवा करके उस कपास को ब्रिटेन ले गए। ठीक, लंकाशायर की मशीनों में ले गए, वहाँ उन मशीनों में कपड़े बनवाए, पुनः उन्हीं कपड़ों को ले आकर के, चूंकि मशीनों को बने कपड़े होते थे बहुत सस्ते हो गए, तो उन सस्ते कपड़ों को ले आकर के भारत में पाट दिया और भारत के अपना बना हुआ कपड़ा भारतीय मार्केट से बाहर हो गया। इसीलिए यहां तक कि जो कताई बुनाई करने वाले बंगाल के लोग थे, बुनकर थे, उनके अंगूठे तक अंग्रेजों ने कटवा दिया। वस्तुतः भारत के जो उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया थी और कुछ नहीं, भारतीय कपड़े के बाजार पर अधिकार करने की प्रक्रिया थी। पूरा का पूरा कपड़े में सबसे पहली फैक्ट्री कहां है? ब्रिटेन में लगी। तो जो लंकाशायर के उद्योगपति थे, अब ब्रिटेन में फैक्ट्री तो लग गई, लेकिन ब्रिटेन की दो समस्या थी, न तो उसके पास कपास उत्पादन का क्षेत्र था बहुत ज्यादा, न तो उसकी जनसंख्या थी, यानी फैक्ट्रियों की जरूरत का न तो वह कपास ले सकता था, न ही जो कपड़ा बनता उसके लिए उतना लोग थे उसके लिए, और इसका सबसे मुफीद था भारत। यानी भारत के कपड़े के व्यापार पर अधिकार करने के लिए भारत पर अधिकार किया गया। इसीलिए आप देखते होंगे जब गांधीवादी आंदोलन चलता है तो गांधी ने इस बात को समझा, कहा, गांधी ने समझ लिया कि ये जो पूरी की पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है, दरअसल ये आर्थिक प्रक्रिया है। यानी हमको राजनीतिक रूप से दिखता है कि अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया है, मूल इसका अर्थव्यवस्था में है। उन्होंने अधिकार इसलिए किया है कि भारत के कपड़ा बाजार पर अधिकार कर लिया। इसीलिए गांधी ने जब अंग्रेजों का विरोध, शांति और अहिंसा की बात की तो गांधी ने अपने आंदोलनों की एक शर्त रख दी कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि अन्य कोई आंदोलन करता था तो अंग्रेज झुकते नहीं थे, लेकिन जो गांधी आंदोलन करते थे अंग्रेज झुक जाते थे, समझौता करने के लिए बार बार तैयार रहते थे। उसका कारण क्या है कि गांधी बहुत लोगों से जुड़े थे। गांधी की एक आह्वान पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हो जाता था, लेकिन समस्या है कि विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार होगा तो लोग नंगे तो रहेंगे नहीं। तो गांधी बड़े रणनीतिक थे। गांधी ने अपने आंदोलन की दो शर्तें रख दी, बहिष्कार और स्वदेशी, यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है, साथ साथ हर एक आंदोलनकारी की शर्त रख दी कि सुबह सुबह 2 घंटा बैठ के चरखा चलाएगा, सूत काटेगा। हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया कि वह उतना सूत तो काटेगा ही जितना अपने लिए पहनता है। इससे दो चीज हो गई, एक तरफ लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और खुद बुनाई करने लगे, तो लंकाशायर और ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे उनके हितों पर चोट पहुंचने लगी, और जब उनके हितों पर चोट पहुंचने लगी तो वो दबाव डालते थे ब्रिटेन की सरकार पर, भारत में रहने वाली सरकार पर, कि जितनी जल्दी हो सके गांधी से समझौता करो और गांधी का आंदोलन
वापस कर लो। तो इसीलिए गांधी ने वस्त्र को ही कहा जाता है ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप देखते होंगे कि साबरमती आश्रम में गांधी चरखा बुन रहे हैं। दरअसल गांधी समझ गए लड़ाई कपड़े की है तो कपड़े के माध्यम से ही लड़नी होगी, लड़ाई व्यापार है तो व्यापारिक माध्यम से लड़नी होगी, लड़ाई आर्थिक है, राजनीति का जामा पहना दिया गया है, हमें भी राजनीति के जामे में आर्थिक लड़ाई लड़नी। समझ में आ गई बात। तो भारत आजाद हुआ, ठीक है, कपड़ा उद्योग आगे बढ़ा, लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे भारत का कपड़ा उद्योग बहुत घाटे में चला गया है और भारतीय वस्त्रों के पास संभावनाएं हैं। क्योंकि भारत में एक चीज है कि बहुत हमारी जो सदियों पुरानी, हजारों साल की पुरानी परंपरा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में कपड़ा बनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। यानी भारत का कपड़ा का जो फैशन इंडस्ट्री है बहुत समृद्ध है। तो अगर उसी अतीत के फैशन इंडस्ट्री को हम वर्तमान में एक्सप्लोर करते और कुछ ज्यादा छूट और रियायती ज्यादा रिफॉर्म कर दें तो भारत पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार में एक बेहतर स्थान सुनिश्चित कर सकता है। पहला बात ही। दूसरी बात, हमारे देश का आंतरिक बाजार बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोग हम हैं, नंगे तो रहेंगे नहीं, लेकिन यूं कहिए कि भारत का आंतरिक बाजार भी भारत से छिन गया है। आप अपने आसपास के बाजार में देखिएगा, जाते होंगे तो 200 रुपये में चीन का बना हुआ आपको जींस मिल जाएगा, टी शर्ट मिल जाएगा, लोअर मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, सूट मिल जाएंगे, कुर्ते मिल जाएंगे। ये सूती कपड़े नहीं है, ये कपास और रेयान के बने हुए मिक्स कपड़े हैं। लेकिन चाइना ने प्लास्टिक कपड़ों की और सूती कपड़ों के मिक्स करके रेशा बनाने की तकनीकी इतनी ज्यादा विकसित कर ली है और इतने बड़े पैमाने पर वो उत्पादन करता है कि उसके कपड़े सस्ते हो जाते हैं। अब आप कभी जाइए, सूती वस्त्र का एक शर्ट खरीदिए तो पड़ेगा 1500 रुपये में, और चाइना का एक शर्ट खरीदिए पड़ेगा 200 रुपये में। तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है उसके कपड़े की जरूरतें चाइना पूरी करने लगा है और बड़े बाजार पर वो हिस्सा दखल कर लिया है। समझ में आ गई बात। तो ये सब स्थितियां हैं। एवं अगर इधर हाल के देखा जाए तो दुनिया में प्रत्येक देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रहा है, भारत वाला पीछे उठ रहा है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने से कहा कि वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए क्या क्या किया जाए। तो इस कमेटी ने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की गई। समझ में आ गई बात। अगर हम सिफारिशों की बात करें, सीधे सीधे इसे प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है, मेंस में भी सवाल आ सकता है। कपड़ा क्षेत्र में सुधार करने के लिए बनाई गई सबसे बड़ी समिति है। तो इस समिति ने जो पहली बात कुछ बातें कही है, और बातें ये कही है कि पहली चीज तो भारत ने बांग्लादेश जैसे कुछ देशों से एक व्यापार मुक्त समझौता किया हुआ है। जैसे बांग्लादेश से समझौता किया है और आसियान के देशों से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। और इस व्यापार मुक्त समझौते के तहत प्रावधान है कि बांग्लादेश और आसियान से जो कपड़े आएंगे उन पर सीमा पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। क्योंकि जब कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है तो कपड़े आकर के भारत में क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं और भारतीय कपड़े उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो पहली बात इस समिति ने की थी कि भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश और आसियान के जो देश हैं उनसे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसके कुछ प्रावधानों को संशोधन कर दे, विशेष करके कपड़ा सेक्टर को इनसे हटा दे। पहली बात ये कही गई है। दूसरी बात ये कही गई है कि जो हमारे श्रम कानून है, लेबर लॉ है, उनमें संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि जो श्रम कानून बनाए गए वो आजादी के बाद बनाए गए और उस समय का जो माहौल ऐसा था, थोड़ा समाजवादी और वामपंथी रुझान ज्यादा था। तो प्रत्येक कपड़ा फैक्ट्री में एक ट्रेड यूनियन बन गई है और जितने के जितने लेबर होते हैं सब ट्रेड यूनियन के सदस्य होते हैं और इस ट्रेड यूनियन को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया गया है। तो छोटी छोटी बातों पर स्थानीय स्तर पर ट्रेड यूनियन के नेताओं और कपड़ा मिल मालिकों के बीच छोटा सा ईगो क्लैश होगा, कोई छुट्टी होगी या काम का घंटे बढ़ाना होगा तो तुरंत ये कपड़ा उद्योग के से जुड़े जो मजदूर होते हैं, तकनीकियन होते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, तालाबंदी पर चले जाते हैं। भारतीय कपड़ा उद्योग की जो अगर कह दो कि सबसे बड़ी समस्या है तो हड़ताल और तालाबंदी। और उसका कारण क्या है कि जो हमारे कानून हैं, जो हमारे पुरातन कानून हैं, वे कानून एक प्रकार से ट्रेड यूनियन के पक्ष में झुके हुए हैं। श्रम कानून ट्रेड यूनियन के पक्ष में झुके हुए हैं, इसलिए उनको कानूनी कवच मिल जाता है। तो इस समिति ने कहा था कि जितने भी पुरातन श्रम कानून है उनमें संशोधन की जरूरत है, उनमें बदलाव की जरूरत है। दूसरी काम। तीसरी काम कहा है इस समिति ने कि चूंकि भारत में आज भी बहुत बड़ा सेक्टर है जहां हैंडलूम से माने हथकरघा से कपड़े बुने जाते हैं, अर्थात हमारा बुनकर है हाथ से कपड़ा बुनता है।
तो मान लो कोई बुनकर है, हाथ से कपड़ा बुनेगा तो कम ही तो बुनेगा, और उसी कपड़े से उसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो अपना कपड़ा क्या होगा, महंगा हो जाएगा, मार्केट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन जो बुनकर हाथ से बुन रहा है, अगर इसी हैंडलूम की जगह पावरलूम लगा दिया जाए तो, अर्थात उसके हैंडलूम किट को टेक्निकल रूप से क्या कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए। इसके लिए आगे हम बताएंगे, इसी समिति की सिफारिश पर साथ ही योजना लाई गई, तो अपग्रेड कर दिया जाए, और अपग्रेड कर दिया जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कपड़ा सस्ता हो जाएगा। तो इसके लिए समिति ने रिपोर्ट दी कि हमें इस अपग्रेडेशन के लिए जितने भी हैंडलूम से जुड़े हुए लोग हैं, जो हथकरघे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको तत्काल मात्रा में हमें सब्सिडी देने की जरूरत है, तुरंत हमें सब्सिडी देने की जरूरत है, ताकि नई नई मशीनरी खरीद ली। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। तो ये 3 जो बड़ी रिपोर्ट है इस समिति ने दी है। साथ साथ इस समिति ने कुछ बातों को ध्यान रखने की सरकार को कहा है कि कुछ बातें ध्यान रखेगा। पहला बात ये ध्यान रखने को कहा गया है कि ये समिति कहती है कि केवल भारत को छोड़कर पूरी दुनिया के टेक्सटाइल क्षेत्र में सुधार अब दिखने लगा है, ठीक, लेकिन भारत में सुधार नहीं दिख रहा है। तो भारत के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को एक बार पिछले जो कारण थे उनको देखना होगा, किन किन कारणों से हमारा कपड़ा इंडस्ट्री गिरा है, और पुनः कोशिश करनी होगी कि दोबारा उन कारणों की पुनरावृत्ति न हो। साथ साथ यह में कहा गया है कि भारत कपास का तो उत्पादन करता ही करता है, भारत में जूट के कपड़ों का भी उत्पादन होता है, भारत में रेशम के कपड़ों का भी उत्पादन होता है, भारत में पॉलिस्टर कपड़े का भी उत्पादन होता है, भारत में सिंथेटिक वस्त्रों का भी उत्पादन होता है। लेकिन जब हम पॉलिसी की बात करते हैं तो भारत का पूरा जो सरकारी पॉलिसी है वो कपास उद्योग पर फोकस है, कपास से बनने वाले कपड़ों पर ही फोकस है। और इसके कारण से वो क्या हुआ कि हम जूट प्रोडक्शन में, रेशम प्रोडक्शन में, पॉलिस्टर प्रोडक्शन में, सिंथेटिक वस्त्रों के प्रोडक्शन में बहुत पीछे हो गए। तो थोड़ा सा हमारी नीतियों को कपास पर फोकस रखते हुए अन्य क्षेत्रों को भी कवर करना होगा। जैसे बांग्लादेश ने अपने जूट इंडस्ट्री पर बहुत काम किया कपास के साथ साथ, और जूट इंडस्ट्री पर काम करके ही अपने जूट ही इंडस्ट्री के दम पर अपनी पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। आज कपड़ा मार्केट में बांग्लादेश भारत से बड़ा खिलाड़ी हो गया है। सोच लो, दुनिया को कपड़ा देने वाले इस विशाल देश को बांग्लादेश जैसे छोटे देश ने पीछे कर दिया है केवल अपनी जूट इंडस्ट्री के बल पर। तो भारत को भी थोड़ी सबक लेनी होगी, सीख लेनी होगी। ऐसी नीतियां ही सिर्फ न बनाए जो कपास इंडस्ट्री पर ही फोकस रहे, इन उद्योगों को भी कवर करे, ठीक। अगर देखा जाए, एक बात और कहा गया कि भारत का जो टेक्सटाइल क्षेत्र के उत्पादन में सूती वस्त्रों का हिस्सा 70% है, जबकि वैश्विक टेक्सटाइल उद्योग के उत्पादन में महज 30% है। यह हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पिछड़ने का कारण है। तो भारत को थोड़ा सा रेयान और प्लास्टिक, नायलॉन फैब्रिक पर भी काम करना होगा, और सस्ते वस्त्र बना करके लोअर मिडिल क्लास को सप्लाई करना होगा, अपने भी बाजार में और दुनिया के भी बाजार में। अब कुछ अन्य देशों से तुलना करते हैं, ठीक, कुछ अन्य देशों से तुलना करते हैं। तो अगर अन्य देशों से तुलना करें तो सबसे बड़ी तुलना किससे हमें करनी होगी, चीन से करनी होगी, ठीक। अब देखो, अगर देखा जाए तो भारत के पास चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एकीकृत कपड़ा निर्माण सुविधा केंद्र है। यानी सबसे बड़ा एकीकृत कपड़ा निर्माण सुविधा केंद्र किसके पास है, चीन के पास है। दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है, यह एक आंकड़ा। लेकिन चीन के बावजूद, दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत कपड़ा निर्माण सुविधा केंद्र होने के बावजूद, भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मामले में निर्यात में पिछड़ गया। तो एक चुनौती। अर्थात अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हमसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ किसका है, चीन का है। तो चीन हमको दूसरे नंबर पर होना चाहिए। लेकिन सस्ते कपड़े और क्वालिटी कपड़े के मामले में भारत वियतनाम और बांग्लादेश से बहुत पीछे हो गया, और जो पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में भारतीय कपड़े की जगह थी, ठीक, जो भारतीय कपड़े की जगह थी उसको धीरे धीरे वियतनाम और बांग्लादेश लेते जा रहा है, ठीक। अगली बात, पूरी की पूरी दुनिया में कि वस्त्र और कपड़ों के निर्यात में चीन का हिस्सा 35% है, जबकि भारत का केवल 4.89% है। और बांग्लादेश तो हाल ही और वियतनाम क्रमशः 4.62% और 4.05% हो गए हैं, जो करीब करीब भारत के आसपास है। यानी भारत को, एक तो चीन और भारत के बीच में बहुत बड़ा गैप है। हम कहते हैं कि चीन पहला है, भारत दूसरा है, लेकिन यह सिर्फ कहने की बात है। जब गैप देते हैं तो 30% का गैप है। तो भारत को चीन के पीछे जो पिछड़ेपन का गैप है, इसको जल्दी से पूरा करना होगा। साथ साथ दूसरी बात ध्यान में रखना होगा कि बांग्लादेश और वियतनाम
इसके मार्केट पर अधिकार करते जा रहे हैं, बराबरी भी चल रहे हैं, तो भारत जल्दी से इस गैप को आगे बढ़ाना होगा। क्लियर हो गई बात। अगर हम देखें ठीक कुछ ग्लोबल सिनेरियो पर, कुछ ग्लोबल चैलेंजेस पर, तो विश्व स्तर पर कपड़े, वस्त्र और कपड़ों की जो खपत का 65% मानव निर्मित फाइबर पर आधारित है, यानी जो सिंथेटिक फाइबर है, अर्थात दुनिया में जितने कपड़े बनाए जा रहे हैं उसमें जो सूती कपड़ों की जगह या यूं कहिए कपास पर आधारित कपड़ों की जगह सिंथेटिक फाइबर आगे बढ़ गया है। आप जितना आसपास अपने कपड़ा पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, सूट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, उसमें मैक्सिमम सूती कपड़े के, कपास निर्मित कपड़े की हिस्सेदारी कम है। ठीक, समझ में आ गई बात नहीं? ठीक, सिंथेटिक फाइबर निर्मित या ह्यूमन मानव निर्मित फाइबर की हिस्सेदारी अधिक है। तो यानी अगर पूरी की पूरी दुनिया के मार्केट में सिंथेटिक फाइबर कितना है? 65%। 35% कौन है? कपास आधारित है। और भारत की सारी नीतियां कपास पर फोकस है। तो कपास पर फोकस रखने के साथ साथ भारत को थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर आधारित इंडस्ट्री पर भी काम करना होना चाहिए, क्योंकि जब हम चीन से तुलना करते हैं, जरूरत इसलिए है कि हम देखते हैं कि चीन का जो टोटल एक्सपोर्ट है, जो टोटल निर्यात है, उसका जो 80% है वह मानव निर्मित फाइबर पर आधारित है, सिंथेटिक फाइबर आधारित है। वहीं भारत का लगभग 80% निर्यात कपास आधारित फाइबर पर आधारित है। ठीक, यानी अगर इस प्रकार देखा जाए तो भारत का जो कपड़ा क्षेत्र है सीमित क्षेत्र में ही प्रतिस्पर्धा कर पा रहा है। ठीक, समझ में आ गई बात नहीं? भारत को अपने कपास इंडस्ट्री को तो ठीक रखना ही होगा, तेजी से सिंथेटिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ना होगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री को कम करना होगा, यह भारत की जरूरत है। क्लियर हो गई? ठीक, अब एक मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा में अधिकतर एक सवाल पूछे जाते हैं। वो सवाल होते हैं कि भारत के कपड़ा क्षेत्र की क्या क्या जरूरत है और इनका क्या क्या किया जा सकता है। तो क्या क्या किया जा सकता है समझ गए। अब थोड़ी सी हम वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ समस्याओं की बात करते हैं। तो वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याओं की वही पहली बात, पुराने श्रम कानून हैं, इन्हें संशोधित करना होगा, इन्हें बदलना होगा। ठीक, और जो सबसे बड़ा कठिन कारण जो कानून ये है कि ये कानून है कि 100 से अधिक कोई भी कंपनी हो, कपड़ा उद्योग से संबंधित कोई भी फर्म हो, अगर अपने यहां 100 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर रहा है तो उसकी ग्रेडिंग अलग से हो जाती है। और ऐसी फैक्ट्रियां जिनके यहां 100 से अधिक कपड़ा बुनकर काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, इन फैक्ट्रियों को जब अपने कुछ श्रमिकों को निकालना होता है तो निकालने से पहले उन्हें श्रम मंत्रालय से या श्रम विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। अब एक बड़ी समस्या है, मान लो कंपनी का कोई कर्मचारी है, स्किल्ड नहीं है, बेहतर काम नहीं कर रहा, आकर के राजनीति कर रहा, धरना कर रहा, प्रदर्शन कर रहा है, काम चोरी कर रहा है, ऐसे 20 लोग हो गए, उनको कंपनी निकालना चाहती है, तो कंपनी को पहले 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा कि हम श्रम विभाग की अनुमति मिले तब निकालेंगे। और इसके कारण जो कंपनियों में काम करने की क्वालिटी कम होती जा रही है, हम अपने टोटल लेबर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इनको बदलने की जरूरत है। दूसरा हमने वही कहा था, मुक्त व्यापार समझौता, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा भारत ने किया है, जिसके तहत बांग्लादेशों से और आसियान के कुछ देशों का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के ही भारत आ जाता है। अगर ये समझौता बदल दिया जाए तो कपड़ा आयात होने वाले कपड़ों पर भारत क्या करेगा? कस्टम ड्यूटी लगा देगा, बांग्लादेश और इनके कपड़े महंगे हो जाएंगे, भारत के एक अपने देसी कपड़ा उद्योग के एक प्रकार का संरक्षण बन जाएगा। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है एक हल्का सा समस्या बन गया है। अब हाल के सुधारों की थोड़ा सा देखा जाए। ठीक, भारत में तेजी से अर्थव्यवस्था में कुछ झटके आए, कुछ सुधार, और विशेष करके कहा तो गया सरकार द्वारा कि ये सुधार है, लेकिन ये तात्कालिक तौर पर इन्होंने झटके का काम किया। जैसे कपड़ा सेक्टर को जो सबसे पहला बड़ा झटका लगा था वो था नोटबंदी का, विमुद्रीकरण का। तो एक कपड़ा सेक्टर को बड़ा झटका किसका लगा? नोटबंदी का। जाहिर सी बात है 2 महीने तक नोट बाजार में नहीं रही, बैंक में 4 घंटे कोई लाइन लगा करके एटीएम से 2000 रुपये निकाल रहा है, तो जो आदमी 4 घंटे एटीएम में 5 घंटे लाइन लग गया, दिन भर लाइन लग गया, वो यही सोचेगा कि भैया आप कम से कम 7 दिन लाइन न लगना पड़े। तो उस पैसे का करेगा क्या? राशन खरीदेगा, दवाइयाँ खरीदेगा, पास रखेगा, कपड़ा खरीदने थोड़ा जा रहा है। और भारत का पूरा जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो कपड़े का मार्केट है, यह कैश आधारित है, नगद पर आधारित है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर आधारित है, छोटे छोटे लोगों पर आधारित है। तो जो मार्केट में जो 2-3 महीने का कैश कम रहा, जो नोटबंदी आई, जो विमुद्रीकरण रहा, उसने कपड़ा उद्योग को एक बहुत बड़ा शॉक पहुंचा दिया। तो कपड़ा उद्योग अभी उस शॉक से निकल ही रहा था
कि कई बैंक डूब गए जिन्होंने कपड़ों की फंडिंग की थी, कपड़ा इंडस्ट्रियों की फंडिंग की थी। इन बैंकों का पुनर्गठन होने लगा तो इनके बढ़ते एनपीए के कारण इन बैंकों की मुद्रा में इतनी कमी होने लगी कि सप्लाई नहीं हो पाई। साथ साथ ये सब हो ही रहा था कि सरकार ने जीएसटी लागू कर दी, ठीक। और जीएसटी जब लागू किया तो भारत का कपड़ा सेक्टर अभी इस जीएसटी को बहुत तेजी से अडॉप्ट नहीं कर पाया और जीएसटी के कारण कपड़ा सेक्टर में प्रोडक्शन और डिमांड दोनों में कमी आ गई और इन सब का प्रभाव ये हुआ कि 2017 तक सूती वस्त्र एवं कपड़ों का जो भारत दूसरा चीन के बाद सबसे बड़ा निर्यातक था, अब वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है, ठीक। यानी भारत चीन के बाद सेकेंड नंबर पर था, अब भारत से आगे निकल गया है। जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम के साथ ये अब 5वें नंबर पर गिरावट रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हाल में इकोनॉमिक रिफॉर्म सरकार लेकर के आई है, जो आर्थिक सुधार लेकर के आई है, इन आर्थिक सुधारों का एक बड़ा प्रभाव कपड़ा इंडस्ट्री पर पड़ा, ठीक। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, थोड़ी सी जरूरत है भारत के कपड़ा उद्योग की कि लोगों पर को काम पर रखने और काम से जो निकालने की प्रक्रिया उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक लोचशीलता होनी चाहिए। और इसके लिए जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, इसमें संशोधन की बहुत जरूरत है। देखो, भारत जब आजाद हुआ, समझना बात को, तो एक औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया 1947 और इस विवाद अधिनियम में कहा गया कि जब किसी कपड़ा मिल मालिक और किसी मजदूर के बीच जो विवाद होगा तो उसका जो सुलझाव होगा, सुधारा जाएगा, वह इसी कानून के तहत किया जाएगा। उस समय इस कानून की जरूरत थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो कपड़ा मिल मालिक थे, कुछ जमींदार थे, कुछ मारवाड़ी थे, और जो भारत की जनता थी बहुत सीधी सादी भोली भाली थी, अभी उतनी जागरूकता नहीं थी, तो इन लोगों का शोषण हो जाता था। तो श्रमिकों के शोषण से बचाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लाया गया। तब तो इसकी जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे आज वर्तमान की स्थिति हो गई है कि इस औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का दुरुपयोग करने लगे हैं कपड़ा उद्योगों के ट्रेड यूनियन के संगठन, कपड़ा उद्योग के नेता, कपड़ा उद्योग के मजदूर। समझ में आ गई बात में? इसलिए कहा जा रहा है कि जरूरत इस बात की है कि इसको संशोधित किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी लाया जाए, उद्योगों को छूट दिया जाए कि किन लोगों को काम पर रखना और किन लोगों को कम काम पर निकालना है, यह तय हमारी उद्योग करेंगे, ठीक। साथ साथ एक जो हमने कहा ना कि 100 लोगों से अधिक बुनकरों को कोई फैक्ट्री काम पर रखती है तो उसे अपनी छटनी से करने से पहले उसका क्या करना होगा, श्रम विभाग से अनुमति लेनी पड़ी होगी। तो इस आकार का जो 100 लेबर वाला शेप निर्धारित किया गया, इसके परिसीमन की जरूरत है, इसको कम करने की जरूरत है, ठीक। बहुत ज्यादा हो गया है और इसलिए कपड़ा जो अनस्किल्ड लेबर भी है, काम करते रहते हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रहती है। और इसका जो सबसे बड़ा दुरुपयोग होता है, उनमें खुद ही इस बात की लालसा नहीं जग पाती उन लेबरों में कि हम अपने स्किल्ड में सुधार करें, हम बेहतर परफॉर्मेंस करें और हम बेहतर कपड़े बनाएं। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट कपड़ा प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। सरकार को जल्दी ने ठीक करने की जरूरत है। तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख लोगे ना? क्लियर हो गई बात, ठीक। अगर पूछ दिया जाए चुनौतियां क्या है, हाल के दिनों में की स्थिति क्या है, क्या क्या किया जाना चाहिए, कपड़ा उद्योग से जब भी सवाल आया है कपड़ा से जोड़ करके आया है, क्योंकि याद रखना भारत में कपड़ा जो भारत का क्लॉथ इंडस्ट्री है, समझ में आ गई बात? भारत की जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, भारत का जो कपड़ा उद्योग है, वह भारत में कहा जाता है कि कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी है, जोड़ता है, दुनिया में सर्वाधिक रोजगार देता है, सबसे समृद्ध इतिहास और विरासत रही है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस कपड़ा उद्योग को हम तेजी से तेजी सुधारें। इससे कृषि को भी बल मिलेगा, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी व्यापारिक रूप लेगी, पूरी दुनिया में डिमांडिंग होगी और हम जिस कपड़े के दम पर पूरी दुनिया की एक शक्ति थी, एक आर्थिक महाशक्ति थी, दोबारा उसी कपड़े के दम पर हम आर्थिक महाशक्ति हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय कपड़ों में बने कपड़ों में एक भरोसा तो दुनिया के बाजारों में है। तो इतनी बातें आप लोग लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, ठीक ना? तो जब भी कपड़े से सवाल आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, तो प्रीलिम्स के भी फैक्ट आप जान गए और मेंस के कॉन्सेप्ट भी जान गए, ठीक ना? अब क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या?
एनी प्रॉब्लम? अब आओ, अब तो समाधान, यानी 3-4 चीजों पर आपको फोकस करना होगा। ठीक, फोकस ये करना होगा कि कपड़ा सेक्टर में क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। तो इन चुनौतियों और समस्याओं पर बात करते करते यूपीएससी पूछ देगी कि इन कपड़ा सेक्टर की समस्याओं का समाधान क्या निकाला जाए। समझ में आ गई बात? यूपीएससी में एक सवाल पूछा जाएगा कि जो कपड़ा सेक्टर में चुनौतियां, इसका समाधान क्या निकाला जाए। तो समाधान मैंने जानबूझ करके आपको मैं लिख करके दे रहा हूं, इसकी एक स्लाइड बनाई है, क्योंकि जब भी सवाल आएगा, सवाल कपड़ा क्षेत्र की वस्तुस्थिति, चुनौतियां, और कहेगा कि अपने सुझाव दीजिए, तो जब भी सुझाव मांगे, जब भी सलाह मांगे, आपको यही समाधान देना है। ठीक, अब समाधान क्या है कि यह उद्योग पूरे देश में समूहों में फैला हुआ है। ठीक, इसलिए इस उद्योग हेतु सामान की आवाजाही अधिक होती है। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जो वस्त्र क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ देना चाहिए, वस्त्र क्षेत्र को बेहतर अंतर्राष्ट्रीय स्थलों के जो पोर्ट है उनसे जोड़ देना चाहिए। साथ साथ भारत का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हमने आपको समझाया था, फ्रेट कॉरिडोर, सड़क कॉरिडोर, उससे उन कॉरिडोरों से भी कपड़ा उद्योगों के क्लस्टर को जोड़ने की जरूरत है। एवं कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आसाम के क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रेशम के बने वस्त्रों की, रेशम से जो वस्त्र बनते हैं उनकी तकनीकी हजारों साल पुरानी है। वो हाथ से बनी, जैसे सवाल कुछ ही साड़ियां, एक बार आ गया था यूपीएससी एग्जाम में सवाल, तो साड़ियां बनाने की, रेशम की डिजाइन करने की, वस्त्र बनाने की जो ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले ट्राइब्स हैं उनके पास परंपरागत तकनीकी कौशल है। तो जरूरत यह है कि जो ब्रह्मपुत्र घाटे में रहने वाली जो ये परंपरागत जनजातियां, जिनके पास कपड़ा बुनने का कौशल है, झारखंड की कुछ ट्राइब के पास कपड़ा बुनने का कौशल है, रांची में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट में अलग से कपड़ा बुनने का कौशल है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया में बकरियों के ऊन से साल बनाने का, भेड़ के ऊन से साल बनाने का, कपड़ा बनाने का रिवाज बड़ी समृद्ध विरासत है। तो जो जगह जगह हमारी ये विरासत के केंद्र हैं, जो लद्दाख हुआ, कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, ब्रह्मपुत्र घाटी हुई, जो झारखंड के ट्राइब लोगों के पास है, दक्षिण के वेरायूर और तिरुचिरापल्ली में भी कपड़ा उद्योग के, मैसूर में रेशम के कपड़ों की कताई बुनाई की बहुत बड़ी पुरानी विरासत है। तो जो हमारी हस्तकरघा, राजस्थान के जयपुर में कपड़ा बुनने की, साथ साथ राजस्थान के जोधपुर में कपड़े की पर कढ़ाई बुनाई सिलाई करने की बड़ी प्राचीन विरासत है। तो हमें काम करना होगा, जो हमारे प्राचीन ये विरासत की, तकनीकी विरासत के जो केंद्र है, समझ में आ गई बात ना, इन तकनीकी विरासत के केंद्रों पर अलग अलग जगह पर, जैसे ब्रह्मपुत्र है, वहां एक स्किल सेंटर खोल दिया जाए, उन लोगों को कर्ज दिया जाए, उन लोगों को सिलाई इत्यादि की मशीनरी दी जाए और वहां बैंक खोला जाए। साथ साथ उनको ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ देने की जरूरत है। जैसे अगर मान लो अमेजन गोबर के उपले, जो गाय के गोबर के जो उपले हैं उनकी सप्लाई कर दे रहा है, गांव से गाय के गोबर के उपले खरीद रहे हैं, शहरी लोगों को सप्लाई कर रहा है कि इससे पूजा कीजिए, हवन कीजिए, लिट्टी बना के खाइए। तो क्या हम ब्रह्मपुत्र घाटी में बनी हुई रेशम की साड़ियों को ग्लोबल मार्केट में नहीं ले जा सकते? क्या हम दक्षिण भारत के तिरुचिरापल्ली, तुरैयूर और चेन्नई जैसे जो प्राचीन विरासत के कपड़ा उत्पादन के केंद्र हैं, क्या हम यहाँ नहीं, क्या इनको हम, इनकी विरासत को और समृद्ध करके, तकनीकी जोड़ करके, पूंजी दे करके हम पूरी दुनिया के सामने नहीं ले जा सकते हैं? ठीक, तो हम ये कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, चाहे लद्दाख के हो, चाहे हिमाचल के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, चाहे दक्षिण के हो, चाहे पूरब के हो, जो विरासत के केंद्र है इनको आधुनिक ढांचे से जोड़ देने की जरूरत है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इन्हें जोड़ने की जरूरत है। यही सबसे बड़ा समाधान है, क्योंकि कपड़े के लिए फैशन चाहिए और हमारे पास फैशन की बड़ी समृद्ध परंपरा है और विरासत है। तो जरूरत है, एक तरफ इन्हें तकनीकी से जोड़ना है, दूसरी तरफ इनका स्किल करना है, तीसरी तरफ इन्हें ई कॉमर्स की बाजार से जोड़ देना है, ताकि लंदन में बैठा व्यक्ति भी ब्रह्मपुत्र घाटी में जो साड़ियां बन रही हैं, सुवाल कोची साड़ियां, वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर हो जाए, ठीक, और ऑनलाइन सप्लाई भी कर दी जाए। समझ में आ गई बात? दूसरी करने की जरूरत है। ठीक, साथ साथ इस क्षेत्र में केंद्र सरकार को अपने स्तर पर और राज्य सरकारों दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इस उद्योग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का निर्माण किया जा सके। एवं जो बुनाई और प्रोसेसिंग के ब्लॉक हैं, इनको मजबूत करने की जरूरत है। छोटे छोटे निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है एवं अन्य क्षेत्रों में निवेश करने की बजाय
ठीक, जो टेक्सटाइल वैल्यू एडेड चेन है, इनमें हमें निवेश करने की जरूरत है ताकि हम अपने सामान की जल्दी से सप्लाई कर सके और हमारे सामान सस्ते हैं। एवं वस्त्र क्षेत्र को अलग अलग में बांटने की जरूरत है। घरेलू उद्योगों में जो कपड़े लाए जाएंगे, जिनका उनके लिए अलग नीति की जरूरत है। जो स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए कपड़े बनाए जाएंगे, जो निर्यात के लिए कपड़े बनाए जाएंगे, उसको अलग निर्यात बनाने की जरूरत है। साथ साथ कपड़ा उद्योग के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, एक ऐसा यूं कहिए कि एक ऐसा फंड बनाने की जरूरत है, एक प्रकार से प्राइस स्टेबलेशन फंड। जैसे एक पहल की है सरकार ने कि कॉफी, रबर और तंबाकू से जुड़ी हुई जहां जहां खेती होती है वहां एक प्राइस स्टेबलेशन फंड बना दिया है। मतलब होता क्या है कि रबर के उत्पादक, तंबाकू के उत्पादक, कॉफी के उत्पादक, अगर मार्केट रेट से 20% एक्स्ट्रा मिलता है तो प्रत्येक उत्पादक को उसमें से कुछ न कुछ पैसा जमा करना पड़ता है सरकार के प्राइस स्टेबलेशन फंड में। और जब मार्केट रेट बहुत गिर जाता है, घाटे होना चाहता है, तो सरकार वो पैसा उन्हें वापस कर देती है। इससे बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव से ये लोग मुक्त हो चुके हैं। वैसा ही एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने की जरूरत है कपड़ा सेक्टर में, ताकि कपड़ा सेक्टर जो उतार चढ़ाव से जूझ रहा है, जो उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, उससे बचाया जा सके। क्योंकि कपड़ा सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे छोटे छोटे बुनकरों से जुड़ा है, उन छोटे छोटे किसानों की जिंदगी से जुड़ा है। एक बार मार्केट गिरती है तो बुनकर का हैंडलूम बेच देना पड़ता है, और कपड़ा बुनने वाला बुनकर जो लंदन, अमेरिका, यूरोप को कपड़ा बुन करके पहना देता है, बना सकता है, वो शहरों में आकर के रिक्शा चलाने लगता है, झाड़ू पोछा करने लगता है, और इससे हमारे पूरे देश का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये सब करने की जरूरत है। तो हमने प्री और मेन कपड़े को लेकर के जो अपडेट चल रहा है, समझ में आ गई बात। आज का हमारा फोकस था, हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री सेक्टर में हमने चुना कपड़ा उद्योग। और कपड़े में हमने क्या किया कि जो आज की बात चल रही है, पुरानी बात नहीं कि तमिलनाडु में इतना मिल है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, सब बात नहीं। जो आज की बात चल रही है, जो सरकार चल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, इससे प्रीलिम्स में क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको ध्यान में रख करके आज का कोर्स बनाया, और मेंस में क्या सवाल बन सकते हैं उसको ध्यान में रख करके आज का कोर्स बनाया। तो कपड़े के सेक्टर से माध्यम से आपने जो इंडस्ट्री के चैप्टर का जो क्लास सेक्टर है उसको प्री और मेन इंटरव्यू सबके हिसाब से समझ लिया। मुझे उम्मीद है ये क्लास अच्छी लगी होगी। चूंकि हम लाइव नहीं है तो संवाद नहीं कर पा रहे हैं, मैं बहुत मिस कर रहा हूं, फिर भी हमने कोशिश की आपकी पढ़ाई जारी रहे और एक चैप्टर आपका प्री मेन के लिए तैयार हो जाए। तो बस आज के लिए इतनी बातें। एक विशेष बात है, 8 बजे ये क्लास जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे अनअकैडमी के चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और जब भी सब्सक्रिप्शन प्लान लें हमारा रेफरल कोड लोकेश 1 जरूर इस्तेमाल कीजिए।